हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 24 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल को देखने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक लाइन को, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, वोकैबुलरी को, और साथ ही साथ ग्रामर के रूल्स को भी, जो आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे तो वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एसएससी, रेलवे, एनडीए, बैंक, ये सब के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। और मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन तो देता ही हूँ। ओके, आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के इस हिंदू एडिटोरियल का शीर्षक है एक्सेलरेशन ट्रैप ऑन द यूएस एंड द वॉर विद ईरान। तो इसको कह सकते हैं तनाव बढ़ाने वाला जाल यूएस और ईरान के साथ युद्ध पर, यानी कि यूएस और ईरान के साथ जो युद्ध है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। बढ़ता हुआ जो तनावपूर्ण जो ट्रैप है, जाल है, ये किसके लिए है? यूएस के लिए और ईरान के लिए, जो कि युद्ध हो रहा है उनके बीच में। आगे यहाँ पे सब हेडिंग में क्या समझाया गया है? ट्रम्प शुड चेंज कोर्स इफ ही वांट्स टू एंड द वॉर विद ईरान। यानी कि कहा जा रहा है, एडिटर कह रहे हैं कि ट्रम्प को अपना रास्ता बदलना होगा अगर वो ईरान के साथ युद्ध विराम करना चाहते हैं। तो ये जो हेडिंग है, इससे ये पता चलता है कि एडिटर जो है वो एक समझौते वाले, एक सजेस्टिव अप्रोच के साथ इस एडिटोरियल को लिखा गया है, जहाँ पे एडिटर ये कहना चाहता है कि जो अमेरिका है उसको ईरान के साथ अब युद्ध विराम कर देना चाहिए, नहीं तो उसके आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी परेशानियां क्या है अमेरिका के सामने आ सकती हैं। और वो कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है, ये हम इस एडिटोरियल के द्वारा समझेंगे। द डिसीजन बाय यमेन्स अंसार अल्लाह, बेटर नोन एज द हुतीज, to impose a blockade on Saudi Arabia signals that the war on Iran has entered its most dangerous phase. अब इसको समझते हैं। यमेन अंसार अल्लाह, जिन्हें हूती के नाम से बेहतर जाना जाता है, बेटर नोन एज द हूती, जिनको हूती के नाम से अच्छा जाना जाता है, टू इम्पोज अ ब्लॉकेड ऑन सऊदी अरबिया सिग्नल्स। उन्होंने क्या किया है? इम्पोज का मतलब होता है थोपना, लगाना। अब ब्लॉकेड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकेबंदी या घेराबंदी। ऑन किस पे? ऑन सऊदी अरबिया सिग्नल्स, यानी कि ये सऊदी अरबिया पे जो लगाया गया ब्लॉकेज, ये सिग्नल्स करता है। सिग्नल्स का मतलब यहाँ पे हिंट कह सकते हैं, यानी कि ये दिखाता है, एक प्रकार का सिग्नल है, इशारा है कि द वॉर ऑन ईरान हैज एंटर्ड इट्स मोस्ट डेंजरस फेज। क्या दिखाता है? दैट यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। द वॉर ऑन ईरान के साथ जो युद्ध है, हैज एंटर्ड, वो इट्स मोस्ट डेंजरस फेज, यानी कि ये इसके बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच गया है। एंटर्ड हिज इट्स मोस्ट डेंजरस फेज, यानी कि बहुत ही खतरनाक दौर में, एक कह सकते हैं माहौल में पहुंच गया है, बहुत ही डेंजरस स्थिति में पहुंच गया यह युद्ध। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। डिसीजन यहाँ पे नाउन है, किसके द्वारा? बाय यमेन अंसार अल्लाह के द्वारा। अब इन्हीं के बारे में और ज्यादा जानकारी दिया जा रहा है। बेटर नोन, जो बहुत अच्छे तरीके से जाने जाते हैं एज प्रपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हुतीस के नाम जाने जाते हैं। 2+V1 टू इम्पोज, उन्होंने क्या है? लगाया है। अब ब्लॉकेड, एक घेराबंदी लगाया है, नाकेबंदी लगाया है, किस पे? ऑन सऊदी अरबिया सिग्नल्स, जो कि सऊदी अरबिया पर जो दिखाता है, इसका वर्ब यहाँ पे क्या है? सिग्नल्स। ये पूरे जो यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस, मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। यानी कि ये डिसीजन जो है, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ पे क्या है? ये सिग्नल है, ठीक है। दैट, अब यहाँ पे दूसरा कंजंक्शन, यानी कि दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया। दैट यहाँ पे कंजंक्शन, द वॉर ऑन ईरान, ये इसका सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे हैज है, इसका मेन वर्ब क्या है? एंटर्ड, V3,
प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है इट्स मोस्ट डेंजरस फेज। इट्स किसके लिए आया है? वॉर के लिए। मोस्ट यहाँ पे क्या है? मोस्ट यहाँ पे क्या है? एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। डेंजरस यहाँ पे एडजेक्टिव है और फेज यहाँ पे नाउन है। बहुत ही खतरनाक दौर में स्थिति में पहुंच गया है। द हुतीज, अब ये जो हुतीज है अ क्लोज ईरानियन एलाई, जिनका ईरान के साथ बहुत ही अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध है। क्लोज का मतलब बहुत ही डीप कह सकते हैं संबंध है। हैड अवॉइडेड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू अ फ्रजाइल, जिन्होंने क्या अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है यानी भागीदारी जो है इसको अवॉइड किया है, यानी कि टाला है। वो डायरेक्ट इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुए, भागीदारी उनकी हिस्सेदारी नहीं हुई है। कारण क्या है? ड्यू टू अ फ्रजाइल, बहुत ही ज्यादा नाजुक, बहुत ही ज्यादा नाजुक बट फंक्शनल सीज फायर विद सऊदी अरबिया, यानी कि फंक्शनल कहने का मतलब कार्यरत। सीज फायर, सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब युद्ध विराम विद सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के साथ इनका के बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट कह सकते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत ही नाजुक स्थिति में जिनका इनका फंक्शनल सीज फायर है। किसके साथ? सऊदी अरबिया के साथ। ठीक है, इसको एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यमन के अंसार अल्लाह, जिन्हें हूती के नाम से बेहतर जाना जाता है, का सऊदी अरब पर ब्लॉकेड लगाने यानी कि नाकेबंदी, घेराबंदी लगाने का फैसला इस बात का इशारा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। हूती जो ईरान के करीबी साथी हैं, सऊदी अरब के साथ एक नाजुक लेकिन काम करने वाले सीज फायर की वजह से सीधे तौर पर शामिल होने से बचते रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इनका एक फंक्शनल सीज फायर जो है यानी कि युद्ध विराम जो है विद सऊदी अरबिया, डिस्पाइट, जिसके कारण दे आर कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ यमन पॉपुलेशन सेंटर, इसके बावजूद इनके साथ इनका तो एक युद्ध विराम का जो एक फंक्शनल कार्य है वो तो है, लेकिन इसके बावजूद दे आर कंट्रोलिंग मोस्ट ऑफ यमन्स पॉपुलेशन सेंटर, इनका कंट्रोल रहा है यमन के बहुत सारे केंद्रों पर। पॉपुलेशन सेंटर यमन के जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यानी कि कह सकते हैं बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले सेंटर्स पर इनका कंट्रोल रहा है, इंक्लूडिंग कैपिटल सना, यानी कि यमन की जो राजधानी है सना पर भी इनका कंट्रोल रहा है यानी कि नियंत्रण रहा है। The ceasefire effectively fell apart on July 13 when an airport in Sana'a was attacked by force of Yemen's internationally recognized government। तो यहाँ पे एडिटर क्या बता रहे हैं कि ये जो सीज फायर था, ये जो युद्ध विराम की जो नीति थी, इफेक्टिवली फेल अपार्ट यानी कि ये भंग हो गई। इफेक्टिवली यानी पूर्ण रूप से क्या है, यह भंग हो गई। ऑन जुलाई 13, कब? जुलाई 13 को, जब सना के एक एयरपोर्ट पे क्या है अटैक किया गया बाय फोर्सेस, किसके द्वारा? सैनिकों के द्वारा, यमन के इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के सैनिकों के द्वारा सना के एक एयरपोर्ट पे 13 जुलाई को क्या है एक अटैक किया गया। ठीक है, अटैक करने से क्या है ये सीज फायर जो है पूरी तरीके से क्या है भंग हो गया। जो नीति बनाई गई थी ये पूरी तरीके से भंग हो गया है। अब इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। द सीज फायर इफेक्टिवली, सीज फायर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इफेक्टिवली यहाँ पे एडवर्ब है, फेल अपार्ट पास्ट इंडेफिनिट का V2 देख सकते हैं। यहाँ पे फॉल का सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट V2। अपार्ट भंग हो जाना, फेल अपार्ट का मतलब होता है रद्द हो जाना, भंग हो जाना। कब हुआ? ऑन, ऑन के बाद क्या है यहाँ पे जुलाई 13, जब भी कोई खास डेट को या खास मंथ को या खास डे को यूज किया जाता है पर्टिकुलरली, तब वहां उसके पहले ऑन का यूज किया जाता है। व्हेन से क्या है दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन है, जाहिर सी बात है रीजन को बताएगा क्यों ऐसा हुआ। एन एयरपोर्ट इन सना, एक एयरपोर्ट जो सना में यानी उसकी राजधानी जो है यमन की सना, उसके एयरपोर्ट पे क्या हुआ अटैक किया गया, वॉज अटैक्ड। ये पैसिव वॉइस में है, वॉज अटैक्ड, V3 का यूज किया है, किसके द्वारा? बाय लग कर आया, फोर्सेज ऑफ यमन्स इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट, यानी कि किनके सैनिकों द्वारा? यमन के इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट जो है उनके सैनिकों द्वारा यहाँ पे क्या है अटैक किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बेस्ड इन Saudi Arabia, this government maintains loyal forces inside Yemen through the Houthis remain the country's most powerful and influential political and military force। कहा जा रहा है सऊदी अरब में मौजूद ये सरकार यमन के अंदर वफादार सेना रखती है। अब बेस्ड इन सऊदी अरब, सऊदी अरब
पे आधारित जो ये गवर्नमेंट है मेंटेन लॉयल फोर्सेस, जो वफादार सेनाओं को रखती है इनसाइड यमन, किसके अंदर, यमन के अंदर। दो द हुतीज रिमेन द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल, हालांकि कंजंक्शन है, हुतीज जो है वो हमेशा से कंट्री के बहुत ज्यादा पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल का मतलब था प्रभावशाली, पॉलिटिकल राजनीतिक के और मिलिट्री के फोर्स रहे हैं, यानी कि दोनों तरीके से, राजनीतिक रूप से और सेना के रूप में बहुत ज्यादा पावरफुल रहे हैं, किसके अंदर, यमन के अंदर। The Houthis remain country's most powerful and influential political and military force। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। वेस्ट इन, यहाँ देख सकते हैं वेस्ट के साथ इन का यूज किया गया है। इन कहने का मतलब जब हम किसी फिजिकल लोकेशन को या हेडक्वार्टर्स को यूज करते हैं तब हम लोग बेस्ड इन का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ऑन का यूज कब करते हैं, ऑन का यूज तब हम करते हैं जब हम किसी से इंस्पायर्ड या कोई फैक्ट्स या डेटा या किसी ओपिनियन को क्या है जब रखते हैं तब वहां पे बेस्ड ऑन का यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट इन, यहाँ पे प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट है सऊदी अरबिया, कॉमा लगकर यहाँ पे क्या है और भी आगे स्टार्ट बात कही जा रही है। दिस गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, मेंटेन्स उसका वर्ब है क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है। लॉयल यहाँ पे एडजेक्टिव है, फोर्सेस यहाँ पे नाउन है, इनसाइड यहाँ पे प्रिपरेशन के अंदर, किसके अंदर, यमेन के अंदर। इस इनसाइड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यमेन है। दो यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है और इससे जुड़कर क्या है आगे सेंटेंस आया है, हालांकि कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, दो, ऑल्दो, है ना, हाउएवर, ये अक्सर कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, यानी अलग अलग विरोधाभासी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। द हुतीज रिमेन, द हुतीज यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए रिमेन आया है। इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्रीज मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या है, द से लेके फोर्स तक इस रिमेन का ऑब्जेक्ट है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेनेटिव केस का यूज किया गया, कंट्रीज मोस्ट एडजेक्टिव है और उसके बाद एडवर्ब है, पावरफुल यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एपोस्ट्रोफे एस के पहले नाउन का यूज किया जाता है और अगर नाउन नहीं है तो वो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर एडवर्ब है तो एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, अगर एडवर्ब है तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों तीनों रहेगा, अगर एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव नाउन रहेगा, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो केवल नाउन रहेगा। तो इस सीक्वेंस को ये फॉलो करता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज और इंटेंसिफिकेशन। इसका एंटोनिम्स है डी एक्सक्लेशन और रिडक्शन, कमी जिसको कहते हैं। ब्लॉकेट का मतलब होता है नाकाबंदी यानी कि घेराबंदी जिसको कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन, क्लोजर, इसका एंटोनिम्स ओपनिंग, लिफ्टिंग यानी कि हटा देना, ओपन कर देना। सीज फायर, युद्ध विराम जिसको कहते हैं ट्रूस, आर्मस्टिस। और कॉन्फ्लिक्ट और हॉस्टिलिटी जिसका क्या है, एंटोनिम्स है। इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदारी, हिस्सेदारी जिसको कह सकते हैं। पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट, इसका जो एंटोनिम्स क्या है, नॉन एंगेजमेंट या नॉन इन्वॉल्वमेंट यानी कि जिसमें भागीदारी ना हो। फ्रजाइल का मतलब होता है क्षण भंगुर, नाजुक। डेलिकेट, वल्नरेबल, इसका जो एंटोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, काफी ज्यादा मजबूत जिसको कह सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। ब्लेमिंग रियाद फॉर द अटैक, द हुतीज अनाउंस्ड ऑन जुलाई 20 अ ब्लॉकेड ऑन शिप्स यूजिंग सऊदी पोर्ट्स ऑन द रेड सी। तो ये कहा गया है ब्लेमिंग रियाद को ब्लेम करते हुए। यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या, वी प्लस आईएनजी, इसका मतलब होगा ये करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। इसका मतलब हो ये करते हुए, ब्लेमिंग रियाद को ब्लेमिंग करते हुए किस चीज के लिए, फॉर द अटैक, आक्रमण के लिए उसको क्या है, ब्लेम किया जा रहा है रियाद को। द हुतीज अनाउंस्ड, हुती ने अनाउंस किया है, हुती ने अनाउंस किया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, V2 है, हुती इसका सब्जेक्ट है। अनाउंस किया ऑन जुलाई 20, कब अनाउंस किया, जुलाई 20 को। अब ब्लॉकेड, एक पूरा घेराबंदी ऑन शिप्स यूजिंग सऊदी पोर्ट्स, यानी कि उन शिप्स पे, जहाजों पे जो कि यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं किसका, सऊदी के पोर्ट्स का, बंदरगाहों का, ऑन द रेड सी, जो कि कहाँ है, रेड सी पे है। आई होप इट इज क्लियर। सऊदी अरबिया, आगे यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद आगे बात की जा रही है। सऊदी अरबिया हुज क्रूड एंड अदर
exports through the Strait of Hormuz have been severely constrained by Iran's blockade, has increased its reliance on Red Sea port, especially Yanbu. तो आगे का क्या कहा जा रहा है? सऊदी अरबिया, हुज यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ यूज हुआ है। आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे यूज किया गया है हुज का, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हुज यहाँ पे क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका जो क्रूड एंड अदर, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, कच्चे माल, तेल कह सकते हैं, एंड अदर एक्सपोर्ट्स, और दूसरे जो निर्यात है ये जाता है किसके? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज थ्रू यहाँ पे प्रपोजिशन है, किसके द्वारा? हार्मोज के द्वारा। हार्मोज जो एक रास्ता है, सी जो रास्ता है, समुद्र का रास्ता, उससे होकर गुजरता है। हैव बीन सेवरली कंस्ट्रेंट, हैव बीन सेवरली, सेवरली यहाँ पे एडवर्ब है, कंस्ट्रेंट इसका मेन वर्ब है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बिन भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कंस्ट्रेंट इसका मेन वर्ब है। ये पैसिव वॉइस में आप ध्यान रखिएगा, V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब से प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, और ये इसको क्या है? कंस्ट्रेंट किया गया। कंस्ट्रेंट का मतलब सीमित कर दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। बाय ईरान ब्लॉकेज, ईरान के द्वारा, ईरान ने जो घेराबंदी लगाया है उसके द्वारा उसको रोक दिया गया है। हैज इंक्रीज इट्स रिलायंस ऑन रेड सी पोर्ट, अब यहाँ पे देख सकते हैं हैज जो है इसका मेन वर्ब है किसका? सऊदी अरबिया का। हुज से लेके यहाँ तक क्या है? एक क्लाउज स्टार्ट हुआ, सऊदी अरबिया यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, इसका जो मेन वर्ब है वो क्या है? हैज। हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है और इंक्रीज इसका मेन वर्ब है। हैज इंक्रीज इट्स रिलायंस ऑन रेड सी पोर्ट, जिसने इसकी निर्भरता बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दिया है। रिलायंस का मतलब क्या होता है? निर्भरता, डिपेंडेंसी जिसको कह सकते हैं, निर्भरता, डिपेंडेंसी, ट्रस्ट कह सकते हैं किस पे? रेड सी के पोर्ट पे। रेड सी के जो बंदरगाह है उस पर उसकी निर्भरता क्या है? सऊदी अरबिया की निर्भरता बढ़ा दी गई है, स्पेशली यानबू, खास करके यानबू जो जगह का नाम है, ठीक है, उस पर स्पेशली यहाँ पे एडवर्ब है, यानबू यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो आप कह सकते हैं स्पेशली जो है पूरे सेंटेंस को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। टैंकर्स फ्रॉम यानबू टू एशियन मार्केट्स मस्ट पास, अब यहाँ पे बात की जा रही टैंकर जो कि यानबू से होकर एशियन मार्केट्स तक पहुंचते हैं, पास होते हैं, थ्रू द बाबेल महवेब स्ट्रेट, यानी किसके द्वारा? थ्रू यहाँ पे प्रपोजिशन है, किसके द्वारा? द बाबेल मैंडेव स्ट्रेट, रास्ते द्वारा, विच लिंक्स टू रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन एंड द अरेबियन सी, जो कि लिंक करता है, जो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है, लिंक्स द रोड, लिंक्स का मतलब यहाँ पे जोड़ना हो गया, ठीक है, लिंक्स द रेड सी, जो रेड सी को जोड़ता है किससे? तो गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, और अरेबियन सी से जोड़ता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमले के लिए रियाद को दोषी ठहराते हुए हूती ने 20 जुलाई को रेड सी पर सऊदी पोर्ट्स का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉकेड का यहाँ पे ऐलान किया गया है। बाय किसके द्वारा? सेवरली कंस्ट्रेंट, ब्लॉक करना किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। ईरान ने तो युद्ध के कारण इसको क्या है? बंद कर दिया, ऐलान कर दिया गया। आगे क्या? ईरान के द्वारा ये बात कही गई है, खासकर यानबू पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी है। अच्छा, रेड सी, अब यहाँ पे बात करें हम किसके? ईरान की। सऊदी अरब जिसका क्रूड ऑयल और दूसरे एक्सपोर्ट हार्मोज स्ट्रेट के जरिए ईरान के ब्लॉकेड की वजह से बहुत ज्यादा रुक गया है, ने रेड सी पोर्ट्स खासकर यानबू पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी है। मैंने इसको अभी एक्सप्लेन किया। यानबू से एशियाई मार्केट तक जाने वाले टैंकरों एल मंडेव से स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, जो कि होकर गुजरता है, लिंक करता है किसको? रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को और अरेबियन सी को। यह जोड़ता है, जो रेड सी को, आदन खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। हूती, द हूती कंट्रोल मच ऑफ यमेन्स रेड सी कोस्टलाइन overlooking the Bab al-Mandeb and can enforce a blockade of the checkpoint। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हूती यमन के रेड सी कोस्ट लाइन के ज्यादातर हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं, जहां से बाब अल मंडेब दिखता है, और वे चेक पॉइंट पर ब्लॉकेड लगा सकते हैं।
अब हुतीज जो है कंट्रोल उसका रेड सी पे क्या है, यमेन का रेड सी पर क्या है, बहुत ज्यादा उसके कोस्ट लाइन पे, कोस्ट लाइन का मतलब क्या है, जो बंदरगाह है, समुद्री तट रेखा जिसको कहा गया, उस पर उसका बहुत बड़ा क्या है, एक कह सकते हैं कंट्रोल है, नियंत्रण है, जो कि ओवरलुकिंग द बाबल मंडेन कैन इन्फोर्स, यानी कि इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, कानून में लाना, नियम नियम में लाना है, ठीक है। इन्फोर्स कर सकता है ब्लॉकेट, यानी कि घेराबंदी को, किसके घेराबंदी को, चेक पॉइंट्स जो कि समुद्री तट रेखा जो है उसके कोस्ट लाइन को क्या कर सकता है, वो उस पर घेराबंदी लगा सकता है। ये बात की जा रही है रेड सी की, यमन के रेड सी की बात की जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। Iran closed the Strait of Hormuz after the US-Israel war began on February 28. जब ईरान क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, कब, आफ्टर द यूएस इजराइल वार बिगेन ऑन फरवरी 28, जब फरवरी 28 को यूएस और इजराइल के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ, तो ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है, बंद कर दिया। ऑल पर्शियन गल्फ स्टेट्स स्ट्रगल टू सस्टेन देयर एक्सपोर्ट्स, और इसका इसका परिणाम ये हुआ कि सारे पर्शियन गल्फ स्टेट्स जो हैं, जितने भी वहां पे अलग अलग जो स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट है, सबको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, परेशानी उठानी पड़ी अपने एक्सपोर्ट्स को सस्टेन करने में, बनाए रखने में, ठीक। सस्टेन का मतलब बनाए रखना, मेंटेन, सपोर्ट, इसका एंटोनिम्स होंगे अंडरमाइन और वीकन, कमजोर कर देना। सऊदी अरबिया however cushioned the impact by using its east-west pipeline। अब यहाँ पे क्या है, सऊदी अरबिया कुशन, कुशन का मतलब यहाँ होगा कम किया गया, कुशन का मतलब यहाँ पे कम किया गया। ये बफर्ड, मिटिगेट का मतलब कम करना, ये वर्ब है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका जो एंटोनिम्स है एग्रीवेट, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना, बढ़ा देना और ज्यादा कर देना, इसका एंटोनिम्स होगा। जब 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने हार्मोज स्ट्रेट को बंद कर दिया, तो फारस की खाड़ी यानी पर्शियन खाड़ी के सभी देशों को अपना एक्सपोर्ट बनाए रखने में मुश्किल हुई। हालांकि सऊदी अरब ने अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करके इस असर को कम किया। यहाँ पे कुशन का मतलब यहाँ पे बताया गया कम किया, किसके, इसके प्रभाव को, किससे, बाय यूजिंग ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो पाइपलाइन की एक जो लंबी कड़ी है उसके द्वारा, जो कि जोड़ता है इसके ऑयल फील्ड को, कहाँ, रेड, किससे जोड़ता है, टू रेड सी एक्सपोर्ट टर्मिनल से इसको जोड़ता है। आगे देखते हैं इसका वर्ड क्लासिफिकेशन, पहले देख लेते हैं। ये वेन क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है जो कि एक स्टार्टिंग में है, ईरान क्लोज, ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है, ये पहला क्लाउज है 28 फरवरी तक। इसके बाद ऑल से लेके कह सकते हैं यहाँ तक, ये इसका दूसरा क्लाउज है, टर्मिनल्स तक। जाहिर सी बात है, दो क्लाउज होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे, दो सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी क्या होगा, दो होगा। और इस तरीके से क्या है, कंजंक्शन जोड़ता है। और वेन क्या है, वेन क्या है, कारण को बता रहा है कि ऐसा हुआ और इसके बाद फिर ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये पूरा ईरान जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्लोज इसका वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, आफ्टर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूएस इजराइल वॉर। अब ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है और इसका जो वर्ब है वो क्या है, वॉर बिगेन, बिगेन यहाँ पे क्या, इसका वर्ब है ऑन फरवरी 28, जो कि 28 को शुरू हुआ। अब फिर यहाँ से दूसरा क्लाउज स्टार्ट होता है, ऑल पर्शियन गल्फ, ऑल यहाँ पे डिटर्मिनर है। ये अक्सर ऑल का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल का यूज हम लोग यहाँ पे काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या, पर्शियन गल्फ जो स्टेट्स है, यानी कि देख सकते हैं ऑल के बाद क्या यहाँ पे आया है, स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स की बात की जाए। स्ट्रगल इसका मेन वर्ब है, किसके लिए, टू यहाँ पे पर्पस को दिखा रहे, सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने निर्यातों को। देयर का यूज यहाँ किसके लिए किया गया, स्टेट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज किया गया है। यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सऊदी अरबिया हाउएवर, सऊदी अरबिया सब्जेक्ट है, इसका वर्ब है कुशन्ड, हाउएवर यहाँ पे कंजंक्शन है। कम किया किसके प्रभाव को, किस, बाय यूजिंग, क्या, कैसे कम किया, बाय यूजिंग इट्स ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, तो इसका ऑब्जेक्ट है ये। विच यहाँ पे फिर से क्या है, कंजंक्शन है, लिंक, जो लिंक करता है, किसको लिंक करता है, ईस्टर्न
ऑयल फील्ड को, उसके जो रास्ते हैं उसको किससे लिंक करता है, टू बता रहा है किससे लिंक करता है, द रेड सी एक्सपोर्ट टर्मिनल, यानी कि जो निर्यात करने के जो रास्ते हैं रेड सी से, उसको वो ऐड करता है। आगे देखते हैं, इफ द हुतीज इन्फोर्स्ड अ टोटल ब्लॉकेड ऑन द किंगडम, रियाद कुड फेस फार डीपर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर एडिटर कह रहा है, यहाँ पर संभावना को बताया जा रहा है कि अगर हुतीज ने इन्फोर्स कर दिया, इन्फोर्स करता है टोटल ब्लॉकेड, पूरी तरीके से अगर वो बंद कर देता है उस रास्ते को, है ना, ऑन द किंगडम, अपने साम्राज्य के, तो रियाद कुड फेस, रियाद को क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा डीपर, बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन को, यानी कि आर्थिक संकट से, यानी बहुत ज्यादा आर्थिक संकट को उसको झेलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। डिस्ट्रप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाधा, हर्डल जिसको कह सकते हैं, बाधा को हर्डल कह सकते हैं। डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, इसका एंटोनिम्स क्या, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी। हर्डल कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, ये उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे, यहाँ तक क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है द हुतीज, इन्फोर्स इसका मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है टोटल ब्लॉकेज ऑन प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट है द किंगडम। यहाँ से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, रियाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुड यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्योंकि ये टाइप 2 है तो यहाँ पे क्या है, V1 का यूज किया गया है। हालांकि यहाँ पे संभावना अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, ये कह रहा है। फार डीपर, फार डीपर, बहुत ज्यादा, डीपर भी यहाँ एडजेक्टिव है और इकोनॉमिक में एडजेक्टिव है। फार यहाँ पे क्या है, ये मैनर को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, तो फार यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, फार यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। आगे चलते हैं, दिस कपल्ड विथ ईरान्स अटैक ऑन कुवैत्स desalination plant of power grid after US strikes and Iranian civilian infrastructure paints a grim picture of the war and its regional consequences। तो आगे क्या कहा जा रहा है, यह ईरान के कुवैत के डिसैलिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कि आपको ध्यान रहेगा, द प्रोसेस ऑफ removing salt from the sea water, ये यहाँ पे इसका मीनिंग हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, डिसैलिनेशन तो कहा जा रहा है, क्या मैं फिर से एक बार इसको पढ़ दे रहा हूँ, यह ईरान के कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट और पावर ग्रिड पर हमलों के साथ मिलकर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूएस के हमलों के बाद युद्ध और उसके क्षेत्रीय नतीजों की एक डरावनी तस्वीर पेश करता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा चीज झेलना पड़ा है किसको, जो ये गल्फ ऑफ स्टेट जो है वहां पे बहुत सारी चीजों को इसको झेलना पड़ा है। तो ये कहा जा रहा है कि दिस कपल्ड विथ ईरान के साथ ये जो अटैक हुआ है ऑन कुवैत्स के डेस्टिनेशन प्लांट्स एंड पावर ग्रिड पे आफ्टर यूएस स्ट्राइक, यानी कि यूएस ने क्या है, अमेरिका ने जब स्ट्राइक किया, हमला किया ईरान पर और ईरानियन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं उस पर हमला किया। पेंट्स अ ग्रीम पिक्चर, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति को दिखाता है। ग्रीम का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, भयावह, इस सकते हैं। ग्रीम को हॉरिड कह सकते हैं, हॉरिड, ऑफुल कह सकते हैं, हीडियस कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही भयानक स्थिति को हॉरिड कह सकते हैं। तो ये सब मैंने बताया। ग्रीम का मतलब ये सारे यहाँ पे मीनिंग, और ग्रीम यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। पेंट जो दिखाता है, पेंट यहाँ वर्ब है जो दिखाता है, अ ग्रीम पिक्चर, बहुत ही भयावह एक दृश्य को दिखाता है, ऑफ द वॉर, युद्ध के, एंड इट्स रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके क्षेत्रीय परिणामों को भी ये दिखाता है। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह होने जा रही है। कहाँ पे, अभी और भी बहुत ज्यादा खतरा क्या है, बढ़ने वाला है। तो लेखक यहाँ पे ये क्या है, आगाह कर रहे हैं, यानी कि एक सजेस्टिव एडिटोरियल, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में। आगे देखते हैं, इफ द फर्स्ट फेज ऑफ ईरान्स काउंटर अटैक टारगेटेड द पर्शियन गल्फ monarchies, the second has extended to include Jordan, which hosts
द मेजर यूएस मिलिट्री बेसिस। तो कहा जा रहा है कि अगर ईरान के जवाबी हमले के पहले फेज में फारस की यानी पर्शिया की खाड़ी में राजशाही को टारगेट किया गया था, ये पहला ऐसा हुआ था, तो दूसरे फेज में जॉर्डन को भी शामिल किया गया है। पहले फेज में किसको टारगेट किया गया था? पर्शियन गल्फ मोनार्कीज को, यानी कि मोनार्की का मतलब क्या होता है? राजतंत्र, राज व्यवस्था, उस पर यहाँ पे अटैक किया गया था। और सेकेंड फेज में एक्सपैंड कर गया, बढ़ोतरी हो गई, जिसमें इंक्लूड कर लिया कि किसको इंक्लूड कर लिया गया? किसको? जॉर्डन को। ये फैल गया जॉर्डन तक, विच होस्ट 2 मेजर यूएस मिलिट्री, जो होस्ट करता है, यानी कि यूएस मिलिट्री जो है यहाँ से वो उसको हैंडल करता है, मेंटेन करता है जॉर्डन से अपने दो मिलिट्री बेसिस को। नाउ विद द हूती ब्लॉकेड द वॉर्स इकोनॉमिक पेन इज सेट टू डीपन फर्दर। अब यहाँ एडवर्ब है, विद द हूतीज ब्लॉकेड, यानी हूती ने जो ब्लॉकेड कर दिया गया है, ब्लॉकेड किया है, बंद कर दिया है, द वॉर्स इकोनॉमिक पेन इज सेट टू डीपन फर्दर। अभी जो युद्ध का जो एक आर्थिक संकट जो है, दुख जो है, इसको और गहरा दिया है ना। इट्स सेट टू कहने का मतलब बढ़ा देना, ठीक है। इट्स सेट टू कहने का मतलब और आरंभ कर दिया और गहरा कर दिया है ना। फर्दर कहने का ये एडवर्ब है, ये बता रहा है मैनर को, डिग्री को, कि और उसने क्या है, इस युद्ध के जो आर्थिक संकट है उसको और क्या है, इसने गहरा कर दिया है, बढ़ा दिया है। चलिए इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इफ यहाँ पे कंडीशनल क्लाउज से स्टार्ट हुआ है, द फर्स्ट फेज ऑफ ईरान्स काउंटर अटैक टारगेटेड, ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है। टारगेटेड इसका मेन वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है। इसका ऑब्जेक्ट है द पर्शियन गल्फ मोनार्कीज। यहाँ पे कॉमा लगाकर दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ द सेकेंड हैज, यानी सेकेंड फेज की बात की जाए। सेकेंड कहने के बाद सेकेंड फेज। अब यहाँ पे हैज इसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना, क्योंकि यहाँ सेकेंड फेज की बात की जा रही है, तो इसके बाद हैज का जो एक्सपेंडेड यहाँ पे V3 है, मेन वर्ब है। टू इंक्लूड, किसको इंक्लूड कर लिया? जॉर्डन को, जो कि क्या है, यूएस मिलिट्री का एक क्या है, बेस है, जहां से यूएस मिलिट्री अपने सैनिक कार्यों को, युद्धों के कार्यों को वहां से होस्ट करता है, मेंटेन करता है। नाउ अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है जो बता रहा है विद द हूतीज ब्लॉकेड, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विच प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द हूतीज ब्लॉकेड द वॉर्स। आप देख सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस है, जहां पे एस के पहले भी नाउन है और इसके बाद भी क्या है एडजेक्टिव एंड नाउन। इकोनॉमिक पेन, इसका मेन वर्ब इज 2 + V1 ना होकर यहाँ डीपर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज किया गया है। डीपर एडवर्ब है जो फर्दर भी एडवर्ब है, जो कि उसके बारे में और ज्यादा जानकारी यानी कि इंटेंसिफाई उसको कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं 4th स्लाइड में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप had an opportunity to extricate himself from the conflict when he signed a memorandum of understanding with Iran on June 17। अब लेखक यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, एडिटर, कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी टू एक्सट्रिकेट का मतलब होता है निकलना, छुड़ाना, फ्री, रिमूव, है ना। इसका एंटोनिम्स होगा इंटैंगल और इन्वॉल्व, उलझ जाना, या अपने आप को शामिल कर लेना। किसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, आई मीन टू से नाउन है, यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। एक अपॉर्चुनिटी थी कि अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस विवाद से बाहर निकालने, जब उन्होंने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम का मतलब होता है समझौता पत्र, दोनों के बीच में सहमति पत्र जब साइन हुआ विद ईरान, किसके साथ? ईरान के साथ। कब? 17 जून को। तो एडिटर कह रहे कि ये बहुत ही अच्छा मौका था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो इस परेशानी से अपने आप को बाहर निकाल ले। बट अब वही चीज आगे बताया जा रहा है बर्ड से। बर्ड क्या है? कारण और रीजन दोनों को दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट को। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हालांकि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन बाय रिटर्निंग टू वॉर ओवर डिस्प्यूट सराउंडिंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जब भी नॉट ओनली का यूज होगा तब आप बट ऑल्सो का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है। मिस्टर ट्रंप हैज स्क्वैंडर्ड द अपॉर्चुनिटी, यानी कि मिस्टर ट्रंप ने अपॉर्चुनिटी को गवाया ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो हैज रेज्ड, उन्होंने और पैदा कर दिया है क्या? रिस्क को, जोखिम को और बढ़ा दिया है, रेज कर दिया है। ड्रैगिंग द यूएस, ड्रैगिंग का मतलब होता है खींचना,
यानी घसीटना, ड्राइविंग द यूएस, यूएस को घसीट लिया है इनटू एट, किस में घसीट लिया है, येट अनदर फॉरएवर, जो कि और दूसरा जो कभी ना, फॉरएवर हमेशा, अनविनिंग वॉर, अनविनेबल वॉर, जो कभी ना खत्म होने वाला जो वॉर है, युद्ध है, उसमें यूएस को क्या है, इसमें घसीट लिया है, खींच लिया है यूएस को। यानी कि एडिटर ये कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्या है परेशानियों को और बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ युद्ध को संभाला जा सकता था, उसको सही किया जा सकता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस अवसर को गंवाने के बाद अब यूएस जो है हमेशा के लिए जो कभी खत्म ना होने वाला युद्ध में है वो फंस गया है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। एट दिस पॉइंट, इस समय, he is pursuing the same military tactics against the Iran repeatedly, expecting different results. अभी वो क्या कर रहे हैं, वह ईरान के खिलाफ बार बार वही मिलिट्री टैक्टिक्स का, यानी टैक्टिक्स कहने का मतलब कार्यनीति, युद्ध नीति, ठीक है, स्ट्रैटेजीज उसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है टैक्टिक्स का मतलब है क्या, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। वो बार बार उसी युद्ध नीति का प्रयोग कर रहे हैं, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, बार बार, रिपीटेडली का मतलब यहाँ पे क्या है, बार बार, एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, वो बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि इसका जो प्रभाव होगा, परिणाम जो होगा कुछ बदल जाएगा, और बार बार वो क्या कर रहे हैं, अपने मिलिट्री के माध्यम से बार बार हमला किए जा रहे हैं, युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि मैं अगर बार बार हमला करूंगा, युद्ध करूंगा, तो इसका कुछ दूसरा परिणाम निकल सकता है जो कि उनके सोच से परे है। इफ मिस्टर ट्रम्प वांट्स अ वे आउट, तो यहाँ पे एडिटर साफ साफ क्या है कि निष्कर्ष के रूप में दिखा रहे हैं कि अगर मिस्टर ट्रम्प को इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ही शुड चेंज कोर्स, उनको अपना रास्ता बदलना होगा। पुश फॉर एन इमीडिएट सीज फायर एंड रिटर्न टू डिप्लोमेसी, यानी कि उनको तुरंत क्या है, सीज फायर का आदेश देना पड़ेगा। इमीडिएट का मतलब तुरंत, सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को अनाउंस करना पड़ेगा, एंड रिटर्न टू डिप्लोमेसी, और वापस लौटना होगा अपने कार्य व्यवस्था पर। डिप्लोमेसी का मतलब कूटनीति, राजनीति, सीज फायर का मतलब युद्ध विराम होता है, ट्रूस कह सकते हैं, आर्मिस्टिस कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हॉस्टिलिटीज, कॉन्फ्लिक्ट। कूटनीति का मतलब यहाँ पे, डिप्लोमेसी का मतलब है निगोशिएशन, डायलॉग, इसका एंटोनिम्स है हॉस्टिलिटी और एग्रेशन। परसुइंग का मतलब यहाँ पे पीछा करना, बढ़ना, ठीक है, जिसको फॉलोइंग कह सकते हैं, कंटिन्यूइंग कह सकते हैं, रेगुलरिटी भी कह सकते हैं। अबैंडनिंग और स्टॉपिंग यानी कि छोड़ देना, यानी कि हार मान जाना कह सकते हैं। तो ये है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। इसके वर्ड क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। एट दिस पॉइंट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है। एट दिस पॉइंट, एट प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, दिस पॉइंट। अब ही किसके लिए आया है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं मिस्टर ट्रंप का यूज यहाँ पे कर दिया गया था पहले, तो ही उन्हीं के लिए आया। वो परस्यू कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं द सेम मिलिट्री टैक्टिक्स, तो ये परस्यूइंग इसका मेन वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ही इज परस्यूइंग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द सेम मिलिट्री टैक्टिक्स। यहाँ पे सेम, यहाँ पे एडजेक्टिव है, जब भी सेम का यूज होगा उसके पहले द का यूज होगा, द सेम, द लास्ट, द सेकेंड, तो द फाइनल। जब भी इस तरह का वर्ड यूज होता है तो द का यूज होता है। मिलिट्री टैक्टिक्स यहाँ पे कंपाउंड नॉन है, सूझबूझ का। कूटनीति, अगेंस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ईरान, रिपीटेडली, ईरान यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, रिपीटेडली इसका क्या है, एडवर्ब है, बार बार, लगातार। एक्सपेक्टिंग, ये आशा करते हुए, या अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सेंटेंस की शुरुआती वी प्लस आईएनजी से हुआ है, जिसका मतलब ये होते हुए, क्या होते हुए, डिफरेंट रिजल्ट्स, ये सोचते हुए कि इसका प्रभाव क्या होगा, अलग होगा। रिजल्ट्स यहाँ पे नाउन है, डिफरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। इफ यहाँ से फुल स्टॉप है, इफ यहाँ से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ है यानी कि कंडीशनल वाला। मिस्टर ट्रम्प यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका मेन वर्ब है वांट्स, जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब वर्ब भी आया। अ वे आउट इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, ही शुड चेंज, ही इसका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, शुड इसका हेल्पिंग वर्ब है, चेंज इसका मेन वर्ब है, V1। कोर्स इसका ऑब्जेक्ट है। पुश, आगे और भी बताया जा रहा है, पुश फॉर का मतलब उसको रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। फॉर यहाँ पे प्रिपरेशन, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन इंटरमीडिएट सीज फायर नाउन है, इंटरमीडिएट एडजेक्टिव है, और एन यहाँ पे डिटर्मिनर है, क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, वावल साउंड है, इसलिए एन का यूज किया गया है। एंड यहाँ पे कॉर्डेटिव कंजंक्शन है, जो कि रिटर्न टू, रिटर्न मतलब यहाँ वर्ब है, रिटर्न यहाँ वर्ब है,
टू कहाँ रिटर्न करना, वापस लौटना अपने साम्राज्य में, अपने राज्य को। टू के पास यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यहाँ पे नाउन है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और एडिटोरियल के साथ, जिसको कि हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, सराहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का, सेशन लाने का मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।